अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आप तक पहुंचाऊंगी ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। करना है स्टूडेंट्स, आपने लास्ट तक ये वीडियो देखनी है और आपने बहुत गौर से समझना है, ठीक है, ताकि आप जब भी अपनी टेक्स्ट बुक खोलें तो आपको समझने में आसानी हो, आपको ऑलरेडी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हों, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में, और हैबिटेट के बारे में कि हैबिटेट क्या होता है। और फिर हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आपने क्लासिफिकेशन टर्म के बारे में तो ऑलरेडी सुना ही होगा, तो आज हम सीखेंगे कि इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स विच आर सिमिलर, और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे उनके ग्रुप्स बनाए जाएं, उनको क्लासीफाई किया जाए, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ वर्ल्ड। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, उनको ग्रुप में क्लासीफाई किया है, ठीक है। बाय क्लासिफिकेशन स्टडी बिकम्स ईजी, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्लासिफिकेशन से हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसी टॉपिक में वर्ड करेक्टरिस्टिक यूज़ हुआ है, तो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताऊंगी कि वो क्या होते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स लिविंग हैबिट्स आर कॉल्ड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि एक जानदार के तमाम जिस्मानी पहलू और ज़िंदगी की आदत इसकी खसूसियात कहलाती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एक और वर्ड है हैबिटेट। इसको हम डिफाइन करेंगे, द प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ एक जानदार रहता है इसको हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। We can know the basic characteristics of all members of a group by examining only one member. किसी भी ग्रोह के एक जानदार के मुताले से ही हम इस ग्रोह के तमाम जानदारों की बुनियादी खसूसियात जान सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमें क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया हो गया है कि हमने क्लासिफिकेशन को किस तरह से डिफ़ाइन करना है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक पे आने से पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं जो इस टॉपिक में यूज़ हुई हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में आने से पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं ताकि टॉपिक को समझने में आसानी हो। जी, तो सबसे पहला वर्ड है सेल्स। सेल्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम। द बॉडीज़ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। लिविंग थिंग्स बहुत छोटे यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं जिनको सेल्स कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। द ऑर्गेनिजम्स whose bodies consist of single cell are called unicellular organism। यानी कि ये वर्ड से ही शो हो रहा है यूनिसेलुलर। यूनी मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि जिसमें सिंगल सेल हो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी वर्ड से ही शो हो रहा है, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे। द ऑर्गेनिज्म whose bodies are made up of more than one cells are called multicellular organism। यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हों, ठीक है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये देख सकते हैं यूनिसेलुलर। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये देख सकते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये मैंने आपको सेल्स ड्रॉ करके दिखाए हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Scientists classify living things into 5 main groups called kingdoms. These kingdoms are named as Monera.
प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है जिसको किंगडम्स कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये हर जगह पे ही पाए जाते हैं। These organisms live in soil, ocean and inside the human gut. कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और बाज़ दूसरे जानदारों और मुर्दा अजसाम में पाए जाते हैं और वो उनसे खुराक हासिल करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं वो जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल्गे। एल्गे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की टर्म से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनको कैसे डिफाइन करना है और उसका मतलब क्या है। और कॉलोनियल जो वर्ड है वो कॉलोनीज से निकला है, मीन्स वो अपने ग्रुप्स बनाते हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, सी एट्सेट्रा। ये जोड़ों, झीलों और समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं। इनकी एग्जांपल्स में क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पायरोजायरा आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम ए वर्ड फंगस। फंजाई यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिलामेंटस मीन धागानुमा, फिलामेंट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑल फंजाई लेक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इन सब में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ये अपनी खुराक अपने इर्द गिर्द के माहौल से एब्जॉर्ब करते हैं। फंजाई की एग्जांपल्स में येस्ट, राइसोपस, मशरूम्स ये सब आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स आर ए मेजर ग्रुप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये दूसरे प्लांट्स और जानवरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक तैयार करने के लिए, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट में मैं आपको इनका डिफरेंस बता देती हूँ, लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का, ताकि आपको इनके डिफरेंसेस मालूम हो जाए। लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। ये खुद मूव कर सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम। ये टाइम के साथ इनकी ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ नहीं होती। दे नीड एयर टू ब्रीथ। इनको हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। इनको खुराक की ज़रूरत होती है और नॉन लिविंग थिंग्स को खुराक की ज़रूरत नहीं होती। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, तो आप अब अपने इर्द गिर्द देखें, अपने क्लासरूम्स में देखें, अपने घरों के इर्द गिर्द देखें कि आपको कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स में आती हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट में मैंने एक वर्कशीट ड्रॉ की है, तो आप बताइए कि कौन क्या क्या चीज़ें लिविंग थिंग्स में आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी। जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये क्या ये मूव कर सकते हैं? जी हाँ, ये मूव कर सकते हैं। डज इट ग्रो एंड चेंजेस? यस, ह्यूमन बीइंग्स कैन ग्रो। उसके बाद डज इट ब्रीथ? यस, ह्यूमन बीइंग्स कैन ब्रीथ। डज इट नीड फूड? यस। डज इट रिप्रोड्यूस? यस, ह्यूमन बीइंग्स कैन रिप्रोड्यूस। अब हम देखते हैं बुक्स लिविंग थिंग्स में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो डज इट मूव बाय इटसेल्फ? नो, बुक्स कांट मूव बाय इटसेल्फ। डज इट ग्रो एंड चेंजेस? नो,
Books can't grow. And does it breathe? No. Does it need food? No. Does it reproduce? No. उसके बाद प्लांट्स हैं. प्लांट्स मूव कर सकते हैं, वो ग्रो भी कर सकते हैं, वो ब्रीथ भी कर सकते हैं, उनको खुराक की भी ज़रूरत होती है और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं. पेंसिल है, ये मूव नहीं कर सकती खुद से, और ये ग्रो भी नहीं कर सकती, और ये ब्रीथ भी नहीं कर सकती, और ये इसको खुराक की भी ज़रूरत नहीं होती, और ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती. एनिमल्स किस में इंक्लूड होते हैं वो देखते हैं. क्या एनिमल्स मूव कर सकते हैं खुद से? जी हाँ, एनिमल्स मूव कर सकते हैं खुद से, और ये ग्रो भी करते हैं, और ये सांस भी लेते हैं, और इनको खुराक की भी ज़रूरत होती है, और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो ये वर्कशीट थी. इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने गौर से समझा होगा. अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़.